नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो शेव के डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस रीजन की जितने भी अहम बातें हैं वो सब आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन होने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे ज़िंदगी के उस हिस्से पर बातचीत होंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ हम मानते हैं, वो है हमारे हेल्थ रिलेटेड। तो आज की इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ दो महत्वपूर्ण डॉक्टर जुड़े हैं जो कि इस रीजन में अभी चल रहे मेडिकल कैंप के हिस्से थे। तो सबसे पहले हम सब इन डॉक्टर्स का वेलकम करते हैं। एंड शुरुआत से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर जयश्री अविनाश है। मैं मालेगांव, महाराष्ट्र से, मालेगांव से, नासिक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत वावड़ है। मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं भी इसी शहर से, मालेगांव, जैसे मैडम ने बताया, ये नासिक में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, और ये महाराष्ट्र में आता है। यहाँ पर मैं गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि भारत की सदर्न साइड से इस रीजन में, जो कि हमारे देश के नदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ तक जो हमारे डॉक्टर्स है वो लोगों की सेवा में मेडिकल कैंप हर गांव में कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से गांव में ये मेडिकल कैंप हुआ अब तक? ये तो इंडियन मिलिट्री की मदद से जहाँ जहाँ पर जो पॉपुलेशंस जो मेडिकल हेल्प से डिप्राइव्ड होती है, वहाँ पर ऐसे कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। और मैं, मैडम, हम जैसे काफ़ी वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं जो कि हम लोग कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, हमारी निजी प्रैक्टिस होती है, फिर भी हम लोग अपना कन्वीनियंस मिला के हम यहाँ आके कुछ ना कुछ बात जो हमारे पास है वो मैं यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में अभी तक हमने एक कैंप नीमू में किया, एक कैंप कारगिल की तरफ था, और अभी ये हमारा तीसरा कैंप इस सीरीज़ में आज यहाँ पर हो रहा है। हमारी और एक टीम प्रतापपुर में आज कैंप कर रही है। तो ऐसे कैंप हम हर साल अरेंज करते हैं। मैडम भी उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे सकेंगे। जी मैम, इन गाँव में जाने का आपकी जो एक्सपीरियंस है और लोगों का क्या रिएक्शन था इस कैंप को लेकर, उस बारे में भी सर बहुत अच्छा। एक्चुअली लास्ट 2 साल पहले हम लोगों ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, गंदरबल, वहाँ पे सब कैंप किए थे। ज़रूरी है ये जो कैंप है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोगों तक, महिलाओं तक या पुरुषों तक हम लोगों ने हेल्थ के बारे में उनको अवेयरनेस करना भी ज़रूरी है, और उनके जो कंप्लेंट्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, तो वो सुनना और उसके लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करनी वो बहुत ज़रूरी है। तो कैंप तो हम लोगों का कुपवाड़ा में शायद लास्ट 2 साल पहले तो बहुत बड़ा 800-900 की ओपीडी वहाँ पे थी। मतलब इतनी ज़रूरत है, तो इसीलिए हर साल हम लोगों ने वही डिसाइड किया है। हम लोग मल्टी सब डॉक्टर से, मतलब मल्टी स्पेशलिटी कैंप होता है, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, सर्जन है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे सब फैकल्टी के डॉक्टर हैं, तो हम सब सेवा हमेशा देंगे। बिल्कुल। तो अभी मैम ने हम सबको बताया कि बहुत सारी जगहों पर गए थे और बहुत सारी जगहों पर 800-900 के करीब ओपीडीज देखने को मिले। तो उससे हमें ये देखने को मिलता है कि कितने महत्वपूर्ण और कितने अहम है ऐसे मेडिकल कैंप। और सेकेंडली हम ये भी देख पा रहे हैं, अभी मैडम के द्वारा बताया कि अवेयरनेस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अगर हेल्थ को लेकर हम बात करें। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन्होंने न सिर्फ प्रैक्टिकली सेवाएं दी जो कि इस कैंप के दौरान, बल्कि आप सभी को अवेयर करने के लिए भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। एक और चीज़ सर, जैसे कि लद्दाख जैसे रीजन में हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ की ज्योग्राफी डिफरेंट है, तो क्या कुछ ऐसे बीमारी इस ज्योग्राफी की वजह से या ऐसी जगह की वजह से आपने पाया जो कि रेस्ट ऑफ द एरिया से डिफरेंट हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
जो बीमारियां हाई एल्टीट्यूड की वजह से होती है वो खास करके अपने फेफड़े और हार्ट को लेके होती है, और उससे जुड़ी हुई जो करीबी बात है वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। जब हम जैसे सदर्न पार्ट वाले लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ एक्लिमेटाइज होने के लिए 6-7 दिन लग जाते हैं। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर के लोगों का एक्लिमेटाइज होके यहाँ काम करना और अपनी निजी रोटी रोटी कमाना ये कितना मुश्किल होता होगा। और यहाँ पर सिर्फ अल्टीट्यूड ही नहीं मगर यहाँ पर हवा चलती है, बर्फ़ यानी स्नो गिरती है, और ये चीज़ों को लेके यानी इनकी जो लड़ाई है ये जो क्लाइमेट है उससे भी है और अपना पेट भरने के लिए भी है, अपने फैमिली का पेट भरने के लिए भी है। तो ये सब होने की वजह से ऐसे केसेस में फेफड़ों की बीमारी जिसमें हम लोग COPD कहते हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में इंसान गर्मी पाने के लिए स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उससे लेके भी कुछ बीमारियां जुड़ी हुई हमको यहाँ देखने मिलती है। लंग के ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, अल्कोहल को लेके एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर्स, लिवर डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत कॉमन है। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ हर एक इंसान की आमदनी कम रहती है, तो खाने पीने के लिए ज़रूरी चीज़ें मार्केट से लाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। और ऐसे वक्त में जो कष्ट का दिन भर का समय उनका होता है उसकी वजह से उनके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जल्दी वीक हो जाती है, यानी उनके घुटनों में दर्द आता है, कमर में दर्द आता है। ये तो आमतौर पे हम लोग यहाँ जान सकते हैं। औरतों के बारे में भी काफ़ी बीमारियाँ, जैसे मेरे साथ डॉक्टर जयश्री मैम है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि औरतों के बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नोटिस की है वो भी आपसे कुछ उसके बारे में बता सकते हैं। तो मैम प्लीज़ यहाँ की जितने भी महिलाएं हैं खासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लेके आते हैं, तो लोग इसमें ज़्यादा अवेयर नहीं होते। मैक्सिमम ये रिमोट एरियाज में लोग अक्सर शर्मीले होते हैं या तो वो हेजिटेट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना। तो उस बारे में अगर प्लीज़ आप जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए बताएं। सर यहाँ पे अभी जितने भी महिला का देखा मैंने कि एक्चुअली महिला तो बैकबोन होता है हर फैमिली का, तो सभी जिम्मेदारियाँ होती है। तो मैंने वही देखा कि उनमें बॉडी एक मतलब उनका पेन इन घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, ये कॉमन है। उसके बाद लेकिन वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा माहवारी आती है, मतलब मेंसेस आते हैं। तो मेंसेस आने के बाद उनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, मेंसेस इरेगुलर है, ये बहुत सारा देखने मिला। और ईचिंग है, मतलब थोड़ी खुजली वगैरह होती रहती है। और बोन हर टाइम वो दर्द बोलते कि पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है। विटामिन D डेफिशिएंसी भी उनमें पाई जाती है। तो ये बीमारियां बेसिक है। बच्चों में भी यहाँ पे वैक्सीनेशन, तो हम लोग जैसे वैक्सीनेशन पे हम लोग वर्कआउट करते हैं बहुत, क्योंकि बच्चे बेस है, हमारा पाया है। तो वैक्सीनेशन हर बच्चे का होना चाहिए। तो मेरे पास हम लोगों ने जो देखा तो वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन ये बहुत मस्ट है यहाँ पे, फुल्ली वैक्सीनेशन होना जैसे चाहिए। कि आपने बताया मैम, खासकर महिलाओं में मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिले, तो उसमें उन महिलाओं से आप क्या कहेंगे जो समहाउ हेजिटेट होकर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके जो इस पॉडकास्ट के थ्रू कंसल्टेंट्स मिल जाए तो समहाउ वो अपने आप थोड़ा सा तो वो मतलब प्रिवेंटेशन या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। तो उस बारे में महिलाओं में पहले तो सबसे मेन तो हाइजीन, साफ सफाई। जो वाइट डिस्चार्ज का मैंने प्रॉब्लम सुना तो हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, साफ सफाई अच्छे से। माहवारी जब आती है तो जो पैड वो यूज़ करते हैं सैनिटरी पैड, तो वो 3 दिन मतलब 6 घंटे, दिन में 6 घंटे, उसके बाद वो फेंक के दूसरा पैड उन्होंने यूज़ करना चाहिए। वो हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद तो जैसे भी माहवारी शुरू होती है उनका डाइट भी उसमें बहुत अहम रोल रहता है। डाइट का, डाइट प्रॉपर होना चाहिए, उसमें प्रोटीन है, सब कुछ है, वो प्रॉपर डाइट होना चाहिए। बहुत आयरन डिफिशियंसी भी यहाँ पे दिखाई दी, मतलब वो उनमें खून की कमी रहती है। तो उसके लिए जो भी चीज़ें जैसे खजूर है,
फिर बीट है, और हम लोग आपण याला काय म्हणतो गुळ शेंगदाणे वगैरह जो खातात ते, गुड़ और फली रहती है, groundnuts वो तो basically। बेसिक चीज है जो हर घर में रहती है, घर में जो रहती है ये, और प्रॉपर सब डाइट उन्होंने लिया तो वो भी प्रॉब्लम कम हो सकती है। और जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह श्योरली लेनी चाहिए। एक दो पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे कि 3 महीने हुए और उनका एबॉर्शन हो गया है, वो 2-3 बार एबॉर्शन हुआ है, तो ऐसे टाइम तो उन्होंने श्योरली एक गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। जी। तो सर एक और चीज़ सर, जैसे कि आप लद्दाख के अलग अलग जगहों पे गए, कारगिल में भी अलग अलग जगहों पे गए, तो इतने कितने परसेंटेज में ऐसे मरीज मिले जो कि किसी सीरियस इलनेस के शिकार? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज वी हम लोगों ने जो 2-3 कैंप्स किए उसमें करीबन 5 to 10% ऑफ केसेस ऐसे थे कि जिनको इमरजेंसी तौर पे कुछ मेडिकल हेल्प का मिलना ज़रूरी हो जाता है। एक्चुअली इसमें मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मेडिकल के बारे में नॉलेज होना ये उनके शालेय जीवन से या कॉलेज जीवन से जैसे उनका एजुकेशन आगे बढ़ता है तो ये भी नॉलेज उसके साथ साथ बढ़ता है। लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता जो हर बार स्कूल में जाए। काफ़ी बच्चों के माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ही पता नहीं चलता कि कौन से वक्त पर किसको मेडिकल इमरजेंसी कहा जाए। तो मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो बीमारी जो अपने को अपना निजी काम करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालती है, लिमिटेशंस डालती है, ऐसी कोई भी बीमारी हो, अपने शरीर के कोई भी सिस्टम से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे बीमारी को इमरजेंसी समझना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने रोजी रोटी को कमाने के लिए एक मुश्किल बना देती है। तो ऐसे हर एक बीमारी को लेके आप नज़दीक के कोई भी गवर्नमेंट आउटलेट्स है, सिविल हॉस्पिटल्स है या अर्बन हेल्थ सेंटर है, उनके तरफ आप अप्रोच हो जाइए। साथ में आंगनवाड़ी वर्कर्स भी रहते हैं, तो ये वर्कर्स भी घर घर में जाके जानकारी इकट्ठा करते हैं। जयश्री मैडम हमारे सिटी के मेन मेडिकल ऑफिसर है और उनका इस मामले में काफ़ी गहरा अंडरस्टैंडिंग है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनका काफ़ी की रोल रहता है। इसी पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ सर, टोटल जो रिक्वायर्ड वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं और कब कब लगाना है, ताकि इसके बेस पे भी लोग एक प्लान कर सकते हैं अपने बच्चों के। सर पहले तो 6 वीक्स, एक पहले तो जन्म होते ही पहले 3 वैक्सीन रहता है, BCG है, ओरल पोलियो है और 0 डोज हेपेटाइटिस है। तो वो कवल से ये छुटकारा हो सकता है, BCG TB से छुटकारा हो सकता है, ओरल पोलियो से छुटकारा होता है। ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को पोलियो हटाना ही है पूरा इंडिया से। वो हो गया, उसके बाद 6 वीक्स, उसके बाद 10 वीक और 14 वीक, और उसके बाद 9 मंथ में यही सब, उसमें पेंटा, उसमें 5 तरह के वैक्सीन रहते हैं, वो 5 बीमारियां का तो मतलब ये करने पेंटा मतलब 5 ये रहते हैं। तो ये 6 वीक हो गया, 10 वीक हो गया, एक 14 वीक हो गया। उसमें बहुत सारे रहते हैं, रोटा वैक्सीन रहता है उसमें यूजुअली डायरिया होते हैं बच्चों को, तो वो डायरिया ना हो इसलिए रहता है। डिफ्थीरिया ना हो, गले में जो प्रॉब्लम होता है वो ना हो, एक मम्स रहता है, वो प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए, इसलिए ये सब 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। उसके बाद 9 मंथ एक रहता है MR, मिजल्स और रूबेला। मिजल्स मतलब गोवर बोलते हैं उसे, यस, और वो 9 मंथ और 16 मंथ में एक रहता है। उन बीच में एक विटामिन A का डोज भी उनको दिया जाता है। तो ये हो गया वैक्सीन तो बच्चों का, लेकिन ऐसा ही वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमन का रहता है। ओके, मतलब तो जितने भी लिसनर्स हैं, खासकर महिलाएं हैं, बच्चे पैदा होने से पहले भी कुछ वैक्सीन्स आपको लेना है, उसके बारे में डॉक्टर मैम पूरी तरह आपको बताएंगे। yes. प्रेगनेंसी एक बार कंफर्म हो गई तो अर्ली बहुत यहाँ पे मतलब मैंने देखा कि जल्दी प्रेगनेंसी रहने के बाद वो डॉक्टर के पास जाते नहीं, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, कुछ मिथ्स रहते हैं उनको, हाँ, तो नहीं बोलना, बड़े बोलने नहीं देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले 3 महीने तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो अर्ली रजिस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अर्ली जितने जल्दी आप डॉक्टर को बताएंगे तो उतना जल्दी उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। पहले की ट्रीटमेंट जो रहता है फॉलिक एसिड वगैरह सब देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से ही बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो शुरू होती है। थैंक यू। तो ये हमारे डॉक्टर्स का बड़प्पन है जिन्होंने इतने मीठी और बेहतरीन अल्फाज कही रेडियो शो के लिए भी या जितने भी लिसनर्स हैं उन सभी के लिए भी। तो दोस्तों, इसी तरह हम अलग अलग समय पर आप लोगों को ऐसे ही इंस्पिरेशनल शख्सियत ये लोगों से मिलाते रहेंगे। और डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच। आज न सिर्फ हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए बल्कि मैंने भी बहुत सारे चीज़ सीखे। तो इसके लिए और अब अभी क्योंकि मेडिकल कैंप के तुरंत बाद आप यहाँ पे आए हैं, काफ़ी थके हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा किया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ ग्राउंड पे काम करने के इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि लोगों को बताए कि क्या करना है, और उसकी वजह से उनको ग्राउंड पे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, इस रीजन की जितने भी लोग हैं, वो सब आप दोनों का या आपके जो टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पे आए और हमें इतने इंफॉर्मेटिव बातें हमारे लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग रेडियो। FM Radio Shiok 89.3